नमस्कार। प्रारब्ध के एक और चर्चा सत्र में आप सभी का स्वागत। आज जिस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं, अभी छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में कांग्रेस का महाअधिवेशन संपन्न हुआ। वहां से बहुत सारे राजनीतिक संकेत आए कांग्रेस पार्टी की तरफ से, लेकिन एक जो सबसे महत्वपूर्ण संकेत निकल के आया उस पूरे अधिवेशन से, वो ये था, सोनिया गांधी जी ने अपने उद्बोधन के दौरान दर्शकों ये कहा कि हमारा बेस्ट यानी हमारा सर्वोत्तम समय जो था वो मनमोहन सिंह के समय और उसके बाद 10 साल मनमोहन सिंह जी के समय के साथ कटा। और जो उन्होंने कहा कि मेरी यात्रा भारत जोड़ो यात्रा के साथ ही संपन्न हुई, तो उससे लगातार ये कयास निकाले जाने लगे कि शायद ये सोनिया गांधी जी ने अपने सक्रिय राजनीति से संन्यास लेने का एक संकेत छोड़ा है। आइए इसी पर जरा बात करते हैं वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक पुष्कर अवस्थी जी से। पुष्कर सर, आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार अवनीश। सोनिया गांधी ने रायपुर से कह दिया कि उनका बेस्ट टाइम जो है कांग्रेस में वो भारत तोड़ो भारत जोड़ो यात्रा के साथ समाप्त हो गया। तो आप क्या समझा जाए, उनकी चुनावी यात्रा भी भारत के लोकतंत्र से समाप्त हो गई? क्या इस बात का संकेत? अवनीश, मैं नहीं समझता कि ये इस तरह कोई संकेत है। मेरा आकलन है वो ये है कि सोनिया गांधी ने जो भी एक शगुफा छोड़ा है कि मैं राजनीति से संन्यास ले रही हूँ, जो मतलब भारत जोड़ो जो राहुल गांधी की पदयात्रा थी उसके समापन से, मेरा मानना यह है कि सोनिया गांधी पत्ते में जा रही हैं और ये बहुत ही कैलकुलेटेड मूव है। ये राजनीति से भी ऊपर जाकर कोई बात है। जिस तरीके से सोनिया गांधी का व्यक्तित्व रहा है, उनका इतिहास रहा है, और जिस तरीके से जिस प्रकार से उन्होंने अपने कार्यों द्वारा ये प्रतिपादित कर रखा है कि वो जो है भारत जिस संदर्भ में हम और आप समझते हैं उस संदर्भ में वो भारत को नहीं देखती हैं। और 2014 में की विफलता के बाद लगातार 9 साल हो चुके हैं और ये भी समझ रही है कि 2024 में चुनावी वातावरण में जो संकेत मिल रहे हैं उसमें उनकी पुनः वापसी की कोई गुंजाइश नहीं है। तो ऐसी दशा में सोनिया गांधी पर्दे के पीछे जा रही हैं और वो बता रही हैं कि अब मुझे राजनीति से कोई मतलब नहीं है। इसका दूसरा अर्थ यह है कि अब जो भारत में होगा उससे भी मेरा लेना देना नहीं। यहाँ पर इसको जो है दूसरे संदर्भ में कह सकते हैं कि ये एक बहुत ही रेड फ्लैग है इंडियन भारत के लिए और भारत के सभी तंत्र के लिए और सभी भारत के बौद्धिक और भारतीय जनता के लिए ये रेड फ्लैग है। इसका अर्थ ये हुआ कि जब सारे हथियार सब कुछ समाप्त हो चुका, सारे प्रयास उनके विफल हो चुके, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय हर तरीके से, तब उनके पास एक ही विकल्प बचा है कि जब मेरे मन का नहीं हुआ तो दूसरे के मन का नहीं हुआ। तो इस वक्त जो है वो भारत तोड़ो नहीं भारत जलाओ का श्रीगणेश मैं इसको समझता हूँ। और देखिएगा आप, ये शुद्ध सत्य होगी और दिख रहा है आपको कि 2024 के चुनाव आने से पूर्व भारत जो है त्राहिमाम करेगा। हर एक फॉल्ट लाइन भारत की उसको एक्सप्लॉइट होगा, हर तरीके का उसमें जो है यहाँ पे बिखराव होगा, अगजनी होगी, दंगे होंगे, हर तरीके की जितनी आप समझ सकते हैं कि किसी भी शासन व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने को कमजोर करने के लिए जो संभव है वो सोनिया गांधी करेंगी। नहीं, आपने जिस बात की तरफ इशारा किया कि वो सक्रिय राजनीति से खुद को अलग करके नेपथ्य में जा रही हैं, तो नेपथ्य में तो वो यूपीए 1 कहिए या उससे बहुत पहले, हालांकि शुरुआती राजीव गांधी के बाद शुरुआती उन्होंने ये प्रयास जरूर किया था कि प्रधानमंत्री बने भारत की, लेकिन चूंकि अटल बिहारी वाजपेयी और उस समय के तमाम लोगों द्वारा एक ऐसा विरोध हुआ
और खुद कांग्रेस पार्टी में ऐसी टूट हुई कि उनकी प्रधानमंत्री बनने की तो मंशा सफल नहीं हुई। हालांकि बाद में उनके चाटुकारों ने और कांग्रेस पार्टी ने ये प्रचारित करने का शुरू किया, प्रयास किया कि साहब उन्होंने त्याग किया। बहरहाल, लेकिन चाहे मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री रहते यूपीए 1 हो या यूपीए 2 हो, उसमें वो नेपथ्य से रह के ही तो सब कुछ कंट्रोल कर रही थी, तो फ्रंट नहीं पर नहीं थी। नहीं अवनीश, आप थोड़ा इस नेपथ्य को समझ नहीं रहे। वो नेपथ्य में पावर जो है वो अपनी डोरी या पावर की जितनी जो डोरी थी उनके हाथ में थी, वो राजनीति में थी। आप स्पष्ट अंतर समझ लीजिए। वो पर्दे के पीछे से थी। जो उनके यहाँ जो यूपीए सरकार बनी है और जो उसमें बनाया गया, जो कमेटी बनाई गई, कमीशन बनाया गया, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी थी। उसका कॉन्स्टिट्यूशन से कोई मतलब मैं कहीं पर प्रावधान नहीं था। उसके बाद जो है कैबिनेट के सारी फाइलें उनके पास जाती थी, कर देखती थी। तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की तरह काम करती थी, वो राजनीति में थी। आज जब उनका ये कहना है कि मैं राजनीति से पृथक हो रही हूं, तो इसका अर्थ है कि वो जो है ये उससे ज्यादा खतरनाक। इसके बाद अब जो भारत में जो कुछ भी हो, यदि जो भी कुछ होगा, उससे अपने हाथ जो है साफ कर रही है। ये आपकी बात समझ में आती है कि अब वह किसी भी तौर से भारतीय लोकतंत्र की बनाई व्यवस्था, चाहे वो संसद हो, चाहे उस संसद की एक सांसद सीट पर काबिज रहते हुए जो उनकी जो जिम्मेदारी थी या जो उनकी ऐसी उत्तरदायित्वता बनती थी और जहां उनकी अकाउंटेबिलिटी बनती थी, वो पूरी तरीके से समाप्त हो गई है। मुझे लगता है, अगर मैं गलत नहीं हूं, तो आप ये कहने का प्रयास कर रहे हैं। हाँ, ये उनका चरित्र भी रहा है। वो अपने हाथ साफ दिखा रही है कि अब जो है मैं जब कोई व्यक्ति कहता है मेरा राजनीति से मैं पृथक हो रही हूँ या हो रहा हूँ, तो उसका अर्थ है कि अब जो भी जो है कांग्रेस पार्टी या कुछ भी है, तो उसकी मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, मेरा उसमें संलिप्तता नहीं है। ये अपनी संलिप्तता को छुपाने का सिर्फ है। और इसीलिए क्योंकि इनका इतिहास किसी भी व्यक्ति के चरित्र के आचरण जो है उसके पूर्व में किए गए आचरणों से हम जो है भविष्य की आहट लेते हैं। तो जो सोनिया गांधी जी का जो जिस तरह का एक मायावी चरित्र रहा है, आज भी बहुत चीजें अंधकार में है उनको लेके, तो ऐसी अवस्था में मैं समझता हूं कि भारत को सचेत रहना चाहिए। क्योंकि आपका जो है एक आप लास्ट बैटल कह सकते हैं, द आर्मजेडॉन कह सकते हैं। ये एक तरीके से उनकी तरफ से वो एक अंतिम प्रहार कह लीजिए, उसकी तैयारी है। या इसको तैयारी भी ना कहिए, तैयारी वो शुरुआत आप पंजाब में देख चुके हैं, देख रहे हैं। इसमें केवल आप सोनिया गांधी जी को सिर्फ सोनिया गांधी मत समझिए। सोनिया गांधी जो है पिछले 5 दशकों से भारत में विद्यमान है और उनकी जो है हमेशा से ही उनकी लॉयल्टी भारत की जगह जो है बाहर की ही रही है। और उसमें जो है झूठ का बहुत बड़ा हाथ है। और उस झूठ को सही बताते हुए भारत की जनता को बार बार बताने का जो प्रयास हुआ है, वो भी भारत की ही मीडिया, भारत की न्यूज एजेंसी द्वारा हुआ है लगातार। तो ऐसे सब वो तो आज जो है 2014 के लिए 2010 के बाद जो है सूचना तंत्र में एक बड़ा बदलाव आया और आधिकारिक मीडिया और आधिकारिक न्यूज एजेंसी से हटके जो है सोशल मीडिया पे खबरें आने लगी। तो लोग पढ़ने लगे, पूरे पुराने इतिहास खंगालने लगे, जिससे उनकी जो है आप ये कह सकते हैं कि लोगों की जिज्ञासा और जानकारी दोनों में ही जो है देयर वाज मैनीफोल्ड इंक्रीज इन दैट। तो ऐसे हालत में हम ये स्पष्ट कह सकते हैं कि जैसे आज तक उनके जो है जन्म को लेकर एक प्रश्न बना हुआ है। 1946 में पैदा हुई और सब लोग मानते रहे, पिता का नाम जो है स्टेफनो मानिया लिखा हुआ है। वो तो 2014 के बाद जब खंगाले गए तो पता लगा कि जिस वक्त ये हुई पैदा, उस वक्त जो है इनके तथाकथित पिता जो है वो जेल में थे और 1949 में रिलीज हुए। वो सोवियत प्रिजन में थे। वो इटली में जो है फासिस्ट पार्टी के थे और मुसोलिनी के समर्थक थे। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वो गिरफ्तार हुए, जेल में रहे सोवियत रशिया में।
और जब वो जेल में थे तब सोनिया पैदा हुई। तो ये पहला प्रश्न मुझे लगता है, वहां से इनका मायावी प्रोसेस था। दूसरी बात, गांधी परिवार में उनका इंडक्शन होता है, रीगल बार ऑक्सफोर्ड में था, वहां पे वो वेट्रेस थी, राजीव गांधी से मिलती है, राजीव गांधी शादी होती है, पब्लिक को दिखाने के लिए शादी हुई। और फिर जब इमरजेंसी जब खत्म के बाद कांग्रेस हारती है तो इटली दूतावास में शरण लेती हैं। जी 68 में शादी होती है, लेकिन इटली की नागरिकता बरकरार रखती है, भारत की नागरिक नहीं बनती है। उसके बाद भी जो है भारत में LIC के एजेंट बनती है, और मारुति जो संजय गांधी कंपनी थी उसकी डायरेक्टर बनती है, ये विदेशी होके। वो तो जब राजीव गांधी संजय गांधी की मृत्यु के बाद राजनीति में आए, तब इनकी व्यवस्था हो गई, तब इन्होंने जो है अपनी जो है इटली की नागरिकता की जगह बाद भारत की नागरिकता उन्होंने ली। तो कथा कह सकते हैं कि ये 15 साल जो है शादी के बाद ये भारत के प्रधानमंत्री आवास में रहती रही, भारतीय उसमें LIC कंपनी की जो है एजेंट भी रही, डायरेक्टर भी रही, लेकिन विदेशी होकर, जो कि अवैधानिक, पूर्ण तरीके से अवैधानिक था। तो जहां फिर उसी श्रृंखला में जो है ये इटली की है, कैथोलिक, प्रैक्टिसिंग कैथोलिक बैप्टिस्ट है। ये भी आज तक है राजीव गांधी से चर्च में शादी की, राजीव गांधी ने अपना जो है धर्म परिवर्तित किया, उसके बारे में आज तक चुप है। वो भी आज तक जो है धुंधले में उस पर कोई बात नहीं करता, कभी सोनिया गांधी नहीं बोलती। और इसी में आपको मैं याद दिला दूं कि आप भारत में ईसाई धर्मांतरण का जो लार्ज स्केल में स्टार्ट हुआ, जिसको कि सोसाइटी द्वारा एक्सेप्ट किया गया, इलीट द्वारा और शासन द्वारा जो है उसको परोक्ष रूप से उसमें सहायता की गई, वो 70 का काल था, जिसे मदर टेरेसा आई। मदर टेरेसा जो है इससे पहले कलकत्ता में जब काम करती थी, उससे कोई नहीं जानता था। मदर टेरेसा को दिल्ली के भारत के अभिजात वर्ग में स्थापित करने का पूरा दायित्व जो है सोनिया गांधी का। जी जी। उसके बाद प्रधानमंत्री फिर एक और अजीब बात है, कोई कोई राजनीतिक परिवार छोड़ दिए, कोई भी आप ऐसा परिवार जानते हैं जहां पर मृत्यु स्वाभाविक मृत्यु ना होकर जो है हर व्यक्ति जो है अस्वाभाविक रूप से मृत्यु प्राप्त करता है? ये इनके साथ हुआ। पहले जो है संजय गांधी के ससुर मरे, वो अपने फार्म हाउस में जिनको गोली लगी पाए गए, उसको आत्महत्या बता दिया गया। फिर उसके बाद जो है संजय गांधी चल बसे, ग्लाइडर में चढ़ रहे थे, ग्लाइडर फेल कर गया और एक्सीडेंट हो गया। फिर उसके बाद जो है रॉबर्ट वडेरा, इनकी बिटिया प्रियंका जो है विवाह करती है, और राजीव गांधी को जोड़ लीजिए। हाँ, पहले इनफैक्ट स्वयं राजीव गांधी 91 में प्रचार करते हैं और हर जगह जाते हैं, सोनिया उनके साथ जाती हैं। और जब 181वीं रैली होती है उस दिन अपना प्रोग्राम कैंसिल कर देती है, राजीव चले जाते हैं और बम से उनकी हत्या कर दी जाती है। और फिर जो लड़की पकड़ी जाती है नंदिनी, उससे जो है इनके बच्चे जाके मिलते भी हैं और उसको रिहा भी कराते हैं। जी, उसके बाद आप दामाद रॉबर्ट वडेरा के परिवार की तरफ आ रहे थे। रॉबर्ट वडेरा के पिता जो है वो गेस्ट हाउस में लटके पाए जाते हैं, बताया आत्महत्या है। फिर उसके बाद जो है रॉबर्ट वडेरा की बहन जो मिशेल थी, वो जयपुर में जा रही थी, उसकी गाड़ी एक्सीडेंट में मर जाती है। फिर रॉबर्ट वडेरा का भाई होता रिचर्ड वाड्रा, सॉरी, वो जो है मुरादाबाद में मरा पाया जाता है और उसको बताइए आत्महत्या है, और ईसाई होने के बाद भी उसकी लाश जला दी जाती है। तो ये तो अस्वाभाविक चीज है, ये इसके मतलब कहीं ना कहीं रास्ते जो है जो भी कुछ। और बस्ता कौन है? बस्ता जो है रॉबर्ट वाड्रा की माँ, वो इसलिए बसती है, वो स्कॉटिश है, वो विदेशी है। तो ऐसे धुंध में छुपा हुआ परिवार, ऐसी अस्वाभाविक घटनाएं ये स्पष्ट बताती है कि सोनिया गांधी साधारण महिला नहीं, असाधारण व्यक्तित्व की और बहुत शक्तिशाली।
जिसके पीछे जो है पूरा, जिसको आज आज लोग खूब बात करने लगे हैं, डीप स्टेट और इंटरनेशनल काबाल और ये सब। तो भारत में उनका जो सबसे सशक्त, उस काबाल का, उस डीप स्टेट का सबसे सशक्त मोहरा जो है वो सोनिया गांधी है। क्योंकि जो ये भी उन्होंने जो है इसको इससे इस चीज से समझ लीजिए, 2004 से लेकर 2014 का यूपीए काल एक ऐसा कालखंड है, भारत का कालमय खंड है, जिसमें वो सारे काम हुए जिसमें भारत जो है घुटने पे आ जाए। और जैसे आप बगल के अपने पड़ोसी राष्ट्र पाकिस्तान को देख रहे हैं, किसी भी राष्ट्र को तोड़ना, उसे आर्थिक रूप से तोड़ दीजिए, हम्म उसके बाद जो भी उसके पॉट लाइन्स होते हैं वो अपने आप सामने आ जाते हैं। यही जो है सोवियत रशिया संग हुआ, कि जब उनकी इकोनॉमिक क्लैप्स की तो इतना सशक्त और सैकड़ों न्यूक्लियर वेपन का राष्ट्र वाला राष्ट्र वो टूट गया, जी यूगोस्लाविया टूटा। तो जी भारत में जो ये 2000 एक 10 साल के खंड में यदि एक कालखंड 5 साल का और मिल गया होता, हम्म, तो 2023 में भारत वहीं खड़ा होता जहां पे आज पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान और सदस्य होता, हम वहां होते। ये फर्क पड़ता है लॉन्ग टर्म प्लानिंग का। तो मैं समझता हूं कि इसीलिए, क्योंकि अब जो है सारे शस्त्र, अब ब्रह्मास्त्र का समय है सोनिया गांधी के लिए। और ब्रह्मास्त्र यही चलेगा कि एक साथ जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आपकी इकोनॉमी को चरमराने के लिए, आपको दोबारा बाजार बनाने के लिए, आप, क्योंकि आप और आपके जो आपने किसी तरीके से जोड़ के एक आशा का संचार करके, भारत के सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक आर्थिक गति प्रदान की है। जब दुनिया की गति रुक रही है, तो ऐसे में केवल इंटरनल डिस्टर्बेंस ही एक ऐसी चीज होती है जो आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ को रोकती है, जो कि बिल्कुल चाइना के लिए फेवरेबल है, अमेरिका के लिए फेवरेबल है, यूरोप के लिए। आज हम लोग बड़े शौक से कह देते हैं कि मोदी बड़े दबंग हैं और भारत बड़ा पावरफुल हो गया है, अमेरिका सुनता है, अमेरिका सुनता है तो मजबूरी में सुन रहा है। आज जो जिस तरीके से कोर्सिव टैक्टिक्स अपना के, डिप्लोमेसी कर अपना के, या पावर को बैलेंस करके, जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी ने इक्वेशन को बदला है, अंतरराष्ट्रीय पावर के समीकरणों को, पसंद किसी को नहीं आता है। कोई आदमी जो है अपनी टेबल, एक टेबल में 5 ताकतवर बैठे हैं, तो कोई छठे को घुसने नहीं देता। जी और ये मजबूरी हो तो तब उसको अपना शेयर करते हैं। तो वही अमेरिका की हालत है। तो अमेरिका को तो हमेशा ये 2014 से पहले का भारत पसंद आएगा। तो बिल्कुल इसलिए मैं जो है मेरा मानना ये है कि इंटरनल जितने आप देखेंगे कोलिजन अभी जो है हर तरीके के वो सामने आएंगे। इसलिए इस परिप्रेक्ष्य में जब सोनिया गांधी कहती हैं कि मैं राजनीति से अलविदा ले रही हूं, तो वो बेसिकली जो है अपने जो है हाथ दिखा रही होती कि मेरे हाथ साफ है और मैं चल रही। लेकिन और भारत ने, जी जी आपने आपने जब ये कहा, हालांकि उन्होंने सीधे सीधे ये नहीं कहा कि मैं राजनीति से संन्यास ले रही हूं, लेकिन उन्होंने ये कहा कि मेरा जो सबसे अच्छा दौर जो है वो भारत जोड़ो हाँ, यात्रा के समाप्त हुआ, तो उससे ये कयास लगातार निकले। और उसके बाद जो है जब मीडिया ने कांग्रेस के बाकी वरिष्ठ नेताओं से इस बारे में पूछना शुरू किया, तो सबने गोलमोल जवाब दिया। अभी आपने पिछली बातचीत में जो एक पूरा खाका खींचा है, जहां से आपने एक बड़ा महत्वपूर्ण एंगल लिया कि वाकई जब हम देखते हैं, मैं तो बड़ा ठिठक के आपकी ये पूरी बातचीत एकाग्रचित होकर सुन रहा था, और मैं तब रियलाइज कर रहा था कि हाँ वाकई जब से सोनिया गांधी जी का भारत में आगमन हुआ है, तब से कम गांधी परिवार में कोई भी स्वाभाविक मृत्यु नहीं हुई। आपने तो वो पूरी फेहरिस्त जो गिना दी, और इसके उत्तर अभी भी अनुत्तरित हैं, ये प्रश्न अनुत्तरित है। और ऐसे में समझ में आता है, आप जिस खतरनाक बात की तरफ संकेत कर रहे हैं कि उन्होंने जाते जाते अपना हाथ दिखाया कि मेरे हाथ दागदार नहीं है। अब इसके बाद अगर कुछ हो, जिसको हम लोग देशज में हमारे यहाँ भारतीय परंपरा में गांव देहात में जब खेल खेलते हैं ना, या किसी को कुछ हरकत करनी होती है,
तो बच्चे कहावत कहते हैं, आनी मानी दोष, यानी भैया अगर किसी को चोट चाट लग जाए तो ये डिस्क्लेमर होता है कि हमारा दोष नहीं है। तो आपके हिसाब से जो मुझे समझ में आ रहा है, सोनिया गांधी ने वही किया है, और वह भी उस कालखंड में किया है जब उनके सुपुत्र राहुल गांधी ये ऑलरेडी कह चुके हैं कि पूरे देश में केरोसिन बिखरा पड़ा हुआ है। जी, आप कुछ कह रहे हैं। यहाँ पर जो है सोनिया गांधी कितनी महत्वपूर्ण की शक्तिशाली है, इसके दो तीन चीजें और बताना चाहूंगा। 1985 में सीआईए के कुछ रिपोर्ट आई थी। सीआईए ने ये रिपोर्ट दी थी कि जो है सोवियत रशिया इंडियन पॉलिटिकल सीन में 40% से ज्यादा जो है वहां के सांसद और विधायकों को जो है फंडिंग करती है, और उसमें जो है इशारा उनका गांधी परिवार की तरफ था। जो उन्होंने उसमें उस रिपोर्ट 85 में आया। उसके बाद 2005 में एक किताब आई थी, मित्रोकिन पेपर्स। ये एक वसाइल मित्रोकिन थे, ये जो है सोवियत में रशिया में एक केजीबी एजेंट थे, लेकिन जब सोवियत रशिया टूटने लगा तो वो वेस्ट चले गए और अपने साथ बहुत से डॉक्यूमेंट्स इंटरनल ले गए। उस डॉक्यूमेंट में वो डॉक्यूमेंट जो है उन्होंने उस किताब में छापे। उसमें जो है स्पष्ट रूप से था कि सोवियत रशिया जो है 70 के दशक से भारत की कम्युनिस्ट पार्टी, इंदिरा गांधी, तीन चार जो है अन्य कैबिनेट मंत्री, पत्रकार, बुद्धिजीवी, अखबार और न्यूज एजेंसी को रेगुलर फंडिंग करती थी। ये उसमें अंदर बाय नेम दिया हुआ है। अब मैं आपको फिर 1985 में ले जाता हूं। 84 के चुनाव में राजीव गांधी, इंदिरा गांधी में 84 की मृत्यु के बाद जब चुनाव होता है, राजीव गांधी चुनाव जीत जाते हैं। 416 सीटें लेके कांग्रेस पार्टी राजीव गांधी के नेतृत्व में वापस सरकार में आती है। जी। तो 1985 में राजीव गांधी और सोनिया गांधी गए नीदरलैंड, उनकी आधिकारिक यात्रा थी। और नीदरलैंड से प्लेन उड़ता है और अनाधिकारिक, अनऑफिशियल स्टॉप ओवर उनका होता मॉस्को में जी 24 घंटे के लिए। तो आप समझ सकते कि एक ऐसी विजिट जिसकी जो है जो न्यूजीलैंड से उड़े तब किसी को जानकारी नहीं थी। जब मॉस्को जो पहुंचने लगे, एयर उसमें आए, तब पता लगा, और तब उस वक्त के वहां के जो प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने उनको रिसीव किया, राजीव गांधी 24 घंटा रहे। मेरा मानना यह है कि 85 में राजीव गांधी और सोनिया गांधी ये श्योर करने गए थे सोवियत रशिया को कि जिस तरीके से सेवाएं गांधी परिवार सोवियत रशिया को पहले देता रहा है और सोवियत रशिया उन्हें अनुग्रहित करता रहा है, उस परंपरा को वो कंटिन्यू रखें। क्योंकि निश्चित रूप से जब इंदिरा गांधी की मृत्यु हो गई तो उसके बाद जो है एक क्वेश्चन बदले होंगे, तो ये रीएश्योरेंस के लिए गए थे। एक तो ये ध्यान रखिएगा, समझ आती है। ध्यान दीजिए, हाँ दूसरे ध्यान दीजिएगा 2004 जब एनडीए सरकार आ जाती है और यूपीए सरकार बनती है, तो सोनिया गांधी प्रेसिडेंट कांग्रेस थी। वो एक प्राइवेट विजिट करती हैं, उनका जहाज उड़ता है, मॉस्को पहुंचती जी। और प्लेन किसका होता है? रिलायंस का। रिलायंस का प्लेन लेके सोनिया गांधी अकेले गई थी, और जब उसके बाद बताया गया तो ये कि वहां के जो प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन थे वो उनकी गेस्ट थी। जी। It was a visit, private visit. It was not official visit. It was a personal. She was visiting Moscow at the personal guest of the president of Russia, Vladimir Putin, who himself was ex-KGB. बिल्कुल बिल्कुल, वो तो है ही। तो आप ये समझिए कि यहाँ पे जो कुछ भी हो रहा है ये बिल्कुल एक सीधा सादी चीज है, दिख रही है सामने, कि इसीलिए यहाँ पे लोगों को समझना होगा कि सब कुछ होते हुए जो है क्यों नहीं। एक प्रश्न आता है कि सब कुछ आप जानते हैं, तो मैं मानता हूँ जो मुझे मालूम है वो सरकार को भी मालूम, निश्चित रूप से।
लेकिन सरकार जो है हाथ क्यों नहीं डाल रही? सरकार हाथ इसलिए नहीं डाल रही कि सरकार को मालूम है कि उसके पीछे जो है कितनी बड़ी सेना है, उसके साथ कौन कौन है। बाहरी नहीं, अंदर है। आज 9 साल के कुशल प्रशासन और सब चीज अचीव करने, अनथिंकेबल जो अचीव किया है, उसके बाद भी बीजेपी के लिए 50% वोट पाना मुश्किल है। तो आपकी भारत की एक बड़ा वर्ग जो है, जो कि 47 से आज तक उसी मानसिकता में जी रहा है जो 47 से पहले अंग्रेजों के राज की मानसिकता में जीत रहा था, उसकी लॉयल्टी हमेशा जो है दंडेश्वर के साथ है। तो ऐसे ऐसे समाज में, ऐसे राष्ट्र, आप यदि सोनिया गांधी एक विधवा साफ सफेद साड़ी में लपटी उसको गिरफ्तार करेंगे, नाटक होगा, 1000 कैमरे होंगे, पूरी दुनिया में जाएगा, और सही बात जो है उस हो हल्ला में गायब हो जाएगी, बेचारी बेचारी बन जाएगी, और 2024 में मूर्ख जनता, भावना प्रधान, कम से कम मैं गारंटी लेता हूँ, महिला वर्ग में गारंटी लेता हूँ, उनका उनके छलक पड़ेंगे आंसू। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। ये भारतीय जनमानस की एक मुहा जाने वाली जो आदत है, वो तो बिल्कुल है। हाँ, लेकिन उसी जनता ने, जब आपने पूरी जनता को मूर्ख कहा, तो मैं थोड़ा सा क्षमा मांगूंगा कि उसी जनता ने 2014 में, उसी जनता ने 2019 में ये दिया है। लेकिन हम थोड़ा सा फिर वापस उस गंभीर गंभीर एंगल पे आ रहे हैं, जहां आपने सिलसिलेवार ऐसे घटनाक्रमों को गिनाया और बताया है, जिसको कि नकार पाना शायद बड़ा मुश्किल होगा। और उस पर इस देश के सो कॉल्ड बुद्धिजीवी, इस देश की मेन स्ट्रीम मीडिया, इस देश के तथाकथित पाखंडी शुद्धतावादी गिरोह कभी क्यों नहीं बात करिए, ये एक आश्चर्यजनक है। तो लेकिन इसी के साथ साथ एक जो दुर्बलता का आपने संकेत दिया कि क्या सरकार के सामने, इस दूसरी रिजिम में चल रहे नरेंद्र मोदी के सामने अभी भी सोनिया गांधी और उनका काकस इतना मजबूत है कि हाथ नहीं डाल पा रही है सरकार? नहीं नहीं, सवाल इस बात का नहीं है। यदि जो है मैं समझता हूं कि वो जो है मामला को इतना खींचा गया है इन्होंने, कि जितने भी उनके, क्योंकि उनके, आप ये देखिए ना, 2014 के बाद जो है आज तक नए नए चेहरे सामने आ रहे हैं सपोलो के। जैसे 2014 से पहले क्या मतलब, कुछ आपके अंदर से कौन आपका है, कौन आपका नहीं है। आज की तारीख में क्या है, आपका जो है आपकी में एक से एक इंटरनेशनल, अभी आप सौरभ शेट्टी है, वो भी भारत जोड़ में जोड़ रहा है, रघुरंजन जो कि मान रहे थे। तो जितने भी जिनके हित नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने से छिन्न भिन्न हुए हैं, वो सब एक मंच पे हैं। ये जरूरी नहीं कि सबके जो है एक ही एजेंडा एक है, सबके जी अपने स्वार्थ होंगे। तो ऐसी बिल्कुल अवस्था में जब जो है मोदी मोदी दूरगामी परिवर्तन के लिए जब काम कर रहे हैं, और वो परिवर्तन लोकतांत्रिक तरीके से हर 5 साल चुनाव करा के, चुनाव जीत के वो कर सकते हैं, तो ऐसी अवस्था में क्यों नहीं जो है लकीर अपनी बड़ी की जाए, दूसरे को बिना मिटाए। तो बिल्कुल। मैं समझता हूं ये है। जी जी, ये बात आपकी समझ में आती है। और चलते चलते हम इस आज की बातचीत को, क्योंकि इस पर एक आधे घंटे में, एक 25 मिनट में बात होके कोई बात नहीं निकल सकती। इस पर हम सीरीज में बात करेंगे, क्रमशः बात करेंगे, क्योंकि आपने जिन बातों को इसमें रखा, उन बातों की पूरी डिटेलिंग आवश्यक है। चलते चलते मैं आपसे कहूंगा, आप किस तरीके से देखते हैं 2024 और ये पूरा जितना कुछ अभी आपने बताया, तो इसको खत्म करने का टाइम फ्रेम क्या देखते हैं आप? जी। मैं समझता हूं कि अवनीश की 2024 जो है एक डिफाइंग मोमेंट होगा। हम्म 2024 का चुनाव, जो भी लोग कयास लगा रहे हैं, मैं बहुत ही दृढ़ता से मानता हूं कि इस बार 2024 में जो है 2/3 से ज्यादा सीट लेके जो है बीजेपी उसके सहयोगी दल आएंगे। हम्म हाँ, उससे पहले जो है बहुत कुछ होगा, ये भी निश्चित है। और मुझे पूरा विश्वास है कि जो कुछ भी होगा 5-6 महीने के झटके होंगे, उसके बाद जो है 2024 के जब आने की आहट शुरू होगी,
तब से जो है रिस्ट्रक्चरिंग का, इंटरनल रिस्ट्रक्चरिंग का या ठीक करने का जो प्रयास जनता को सामने नहीं देख रहे, जो पीछे चल रहे हैं, उसके परिणाम आने लगेंगे। तो मैं तो आश्वस्त हूं। ठीक है, एक प्रसव पीड़ा है, एक कष्टदायक पीरियड है, उस प्रसव को झेलना पड़ेगा। यहाँ पर जाते हैं सिर्फ एक थोड़ी सी बात मैं भूल गया था, बता दूं, उसको बड़ा महत्वपूर्ण है वो जानकारी लेना आपका। राजीव गांधी की मृत्यु के बाद जो है सोनिया गांधी टोटली जो है राजनीति से कट के पीछे चली गई थी। उन्होंने अपना जो है राजनीति, मतलब लाइमलाइट जिसे बोलते हैं, राजनीति में नहीं वो, लेकिन जो है उन्होंने विधवा करण कर लिया था पूर्णतः अपना। लेकिन 1998 में वही जो है सीताराम केसरी को कमरे में बंद करके धक्का मार के बैठ जाती है और आधिकारिक रूप से उन्होंने अपना विधवा संन्यास, जो राजनीतिक संन्यास था, उसका उन्होंने वहीं अंत कर दिया। यहाँ डेट महत्वपूर्ण है अवनीश। मैं यहाँ आपको 14 मार्च जी 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 14 मार्च 1998 घटना है ये। और आपको मालूम है अटल बिहारी वाजपेयी जो है दूसरी बार प्रधानमंत्री किस तारीख को बने थे? वो है 19 मार्च 1998। जब बीजेपी दोबारा एनडीए आने लगी तब इन्होंने जो है सीताराम को जो 19 तारीख को उन्होंने वो लिया है शपथ ग्रहण। उस संधि काल में इन्होंने परिवर्तन किया है, समझ गए कि अब जो है हमको आना है। बिल्कुल। मैंने आपको पहले भी रोकने की धृष्टता की थी, मैं फिर आपको रोक रहा हूं, क्योंकि ये जो जिस संधिकाल की आप बात कर रहे हैं 1998 का मार्च का महीना, जब सोनिया गांधी ने राजीव गांधी की हत्या के बाद अपने राजनैतिक वैधव्य को त्यागा और त्याग के सक्रिय राजनीति में लौटी और सीताराम केसरी के कुर्ते फाड़ के, धोती खींच के, बंद कमरे में करके, धकेल के और भगा के एक तरह से कब्जा किया उसी कांग्रेस पार्टी पर। तो इस दौर को हम लोग अगले चर्चा सत्र में यहीं से शुरुआत करेंगे, क्योंकि वह भी पूरा घटनाक्रम, वह भी पूरा कालखंड जो सोनिया गांधी की राजनीति से और भारत से जुड़ा हुआ है, वह अपने आप में एक और अलग विमर्श और अलग बातचीत का हकदार होता है। तो आज जितना महत्वपूर्ण कुछ और ऐसे ऐतिहासिक तथ्य जो कि सामने दिखाई तो जरूर देते हैं, लेकिन ये इस देश का दुर्भाग्य है दर्शकों कि किसी भी स्थापित मीडिया ने, किसी भी सो कॉल्ड बुद्धिजीवी ने, किसी भी पाखंडी शुद्धतावादी गिरोह ने इस पर कभी कोई दस्तावेज तैयार नहीं किया। दस्तावेज तैयार करना तो छोड़ दीजिए, कहीं कोई एक लाइन नहीं लिखी गई, कहीं कोई बातचीत नहीं। तो मुझे उम्मीद है कि एक बहुत नई चीजें आपको आज की इस चर्चा से सामने आई होंगी और इसका दूसरा भाग, इसका दूसरा नहीं बल्कि एक सीरीज है जिसमें हम इस तरह की अनकही बातों को, जो कि तथ्यवार दर्ज हैं इसी देश के इतिहास में, जो हुए हैं, जो होते रहे हैं और जिन पर बात नहीं हुई है, उस पर लगातार बातचीत करते रहेंगे। आज के इस चर्चा के लिए देते हैं पुष्कर जी को धन्यवाद और आप सभी को भी एक बार फिर हम यही कहेंगे कि ऐसी चर्चाओं के जो कि अनकही हैं लेकिन तथ्यवार दर्ज हैं इस देश के इतिहास में, उनको जानने के लिए प्रारब्ध को लगातार देखते रहिए। पुष्कर सर, इतनी सारी नई जानकारी आपने दिया, इतिहास के पन्ने खोले। अगली बार आपको फिर एक पन्ने के साथ, एक पन्ने खोलने की शुरुआत के साथ आपको फिर न्योता देंगे। आज के लिए आपने हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रारब्ध के दर्शकों हम एक बार फिर वही निवेदन करेंगे कि अपने इस चैनल को इस तरह की रोचक और जो आधिकारिक इतिहास में नहीं दर्ज है, ऐसे इतिहास को जानने के लिए प्रारब्ध को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और इस चैनल के बेल आइकन को भी दबा लीजिए, ताकि अगला कोई इस तरह का इतिहास बांचने के लिए जब प्रारब्ध बैठे तो उसकी सबसे पहले सूचना आपको मिले। नमस्कार। नमस्कार।